एक लड़की जिसे सोशल मीडिया पर अपनी फ़ोटोज़ वीडियोस अपलोड करने का शौक़ था और नए नए दोस्त बनाने का शौक़ था। खासकर दोस्त ऐसे होने चाहिए जो अमीर घरों से ताल्लुक़ रखते हों। अमीर घर के लोग उसके दोस्त होने चाहिए, क्योंकि लड़की का मानना था मैं इतने पैसे कमाना चाहती हूँ कि हर महंगी से महंगी चीज़ भी मुझे मामूली सी और सस्ती लगने लगे। इसके लिए वो एक ऐसा रास्ता चुनती है जिसमें कम समय में 4 से 5 गुना रकम इकट्ठी की जा सकती है। इसके लिए वो बड़े बड़े बिजनेसमैनों को अपने जिस्म के जाल में फंसाया करती थी, उन्हें ब्लैकमेल किया करती थी और उनसे अच्छी खासी मोटी रकम वसूल किया करती थी। सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है, लेकिन एक बार एक व्यक्ति जो अपने आप को दिखाता तो बिजनेसमैन है लेकिन होता एक आम से परिवार से है, वो उसके झांसे में फंस जाता है और इस झांसे में फंसने की जब वो उससे छूटने की जो कीमत चुकाता है वो अपनी जान दे कर के चुकाता है। लेकिन जब उसकी जान चली जाती है तब ये मामला जब सबके सामने आता है तो लोगों के होश गुम हो जाते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं ज्योति गौड़ और आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है। राजस्थान का एक ज़िला लगता है जयपुर और जयपुर की ही एक जगह है गांधीनगर कॉलोनी। एक 2 मई 2018 की शाम का समय रहा होगा। एक लड़का होता है जिसने सोशल मीडिया पर अपना नाम विवान कोहली बनाया हुआ था, यानी ये उस लड़के का नकली नाम था। उसका जो असली नाम था वो था दुष्यंत शर्मा। घर परिवार के लोग उसे दुष्यंत शर्मा के नाम से जाना करते थे, लेकिन उसने जो एक सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाया हुआ था वो था विवान कोहली के नाम से। यानी मतलब वो लोगों के सामने ये जताता था कि वह बहुत अमीर है, एक बड़ा बिजनेसमैन है। किसी बिल्डिंग के आगे खड़े होकर फ़ोटो खिंचवा ली, किसी कार के आगे फ़ोटो खिंचवा ली, किसी ऑफिस के आगे फ़ोटो खिंचवा ली और हमेशा बताया करता था ये मेरा घर है, ये मेरा ऑफिस है, ये मेरी नई गाड़ी है। ऐसे शो ऑफ किया करता था कि वो वाकई में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। एक लड़की उसके संपर्क में आती है लगभग फरवरी 2018 से। वो उससे चैटिंग पर बातें किया करती थी, कॉल भी कभी कभार हो जाया करती थी। वो उस लड़की के हुस्न पर एकदम से लट्टू था, जैसे फिदा बोल सकते हैं। 2 मई 2018 की शाम को जब वो वापस ऑफिस से घर आ रहा था तो उस लड़की का मैसेज आता है। वो कहती है क्यों ना हमारी दोस्ती को और करीब कर दिया जाए, आज मेरे घर पर कोई नहीं है, क्या तुम मुझसे मिलने आ सकते हो। अब लगभग जिससे 3-4 महीने से बात हो रही हो और अब वो उसे मिलने का ऑफ़र करे तो वो रुकने वाला कहाँ था। आज उसे लग रहा था कि घर जल्दी से जल्दी पहुँचे और सीधा जा कर के इस लड़की से मिले। अब वो जैसे तैसे जल्दी घर पहुँचता है, बस से जाता है, घर पहुंचता है। घर जाने के बाद अपने बच्चे और बीवी से कहता है कि आज मुझे ऑफिस की एक ज़रूरी मीटिंग है, मुझे बाहर जाना है। उसके पिता रोकते हैं और पिता पूछते हैं कि बेटा कहाँ जा रहे हो। तो वो कहता है कि पापा बाहर कुछ ज़रूरी काम है, मैं बाहर जा रहा हूँ। तो पापा कहते हैं बेटा ज़रूरी नहीं हो तो रात का समय है, मत जाओ। लेकिन वो बोलता है नहीं पापा, ज़रूरी काम है और खाने का इंतज़ार मत कीजिएगा, मैं खाना भी बाहर से खा कर ही आऊँगा। बस ऐसा कीजिए, आप अपनी गाड़ी की चाबी मुझे दे दीजिए। वो अपने पापा की कार लेता है, पिता का नाम होता है राजेश्वर शर्मा। वो उनसे उनकी कार की चाबी लेता है और लेकर के निकल पड़ता है सीधा गांधीनगर जैसे ही पहुंचता है, जैसे ही दरवाज़ा खटखटाता है, वैसे ही वो लड़की पहले से ही पूरा तैयार होकर के इस लड़के का वेट कर रही होती है, इंतज़ार कर रही होती है। लड़की जैसी सोशल मीडिया पर दिखती थी उससे भी ज़्यादा वाकई में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। लड़की दरवाज़ा खोलती है, जैसे ही दरवाज़ा खुलता है लड़का कुछ भी ना सोचते समझते हुए उसे सीधा गले लगा लेता है और उसे किस करना शुरू कर देता है। लड़की कहती है थोड़ा सब्र करो, थोड़ा रुक जाओ, अंदर तो आ जाओ। लेकिन लड़का रुकने का नाम नहीं लेता और उसके साथ ज़बरदस्ती करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे दोनों के शरीर से एक एक वस्त्र उतरना शुरू हो जाता है। अब वो उस हालत में थे जहाँ पर दोनों के शारीरिक संबंध बनने की कगार थी। लड़की उसे रोकती है और बोलती है कि थोड़ा रुक जाओ,
मेरी बात तो सुनो। तो वो कहता है कि बातें तो मैं इतने समय से सुन रहा हूँ, आज हमारा मिलन हो जाने दो, आज मुझे मत रोको। कुछ ही समय बाद वो लड़की दोबारा उससे कहती है कि तुम तो बहुत बड़े बिजनेसमैन हो। तो लड़का कहता है कि मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, मैं तुम्हें सच्चाई बताना चाहता था। दरअसल मैं कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं हूँ, मैंने सिर्फ लोगों के सामने दिखावटी अपनी इमेज ऐसी बना रखी है जिसमें मैं अपने आप को अमीर जाहिर करता हूँ, जबकि मैं शादीशुदा हूँ, मेरे बच्चे भी हैं और मैं ये सच्चाई तुमसे छुपाना नहीं चाहता क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो लड़की कहती है मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम शादीशुदा हो या तुम्हारे बच्चे हैं, मुझे फ़र्क इस बात से पड़ता है कि मुझे तुमसे एक अच्छी खासी मोटी रकम वसूल करनी है। तो लड़का कहता है तुम कैसी बात कर रही हो। वो कहती है कि तुम्हें यकीन नहीं होता, मैंने ये सब सिर्फ तुमसे पैसे ऐंठने के लिए किया है। तो लड़का कहता है मैं यकीन कर ही नहीं सकता, मैं तुम्हें इतने महीनों से जानता हूँ, हमारी इतने महीनों से बातचीत हो रही है, तुम ऐसी लड़की हो ही नहीं सकती। तभी वो कहती है कि जो अब तक तुमने मेरे साथ किया वो कैमरे में कैद हो चुका है, तुम्हारी वीडियो बन चुकी है, मैं उसे वायरल कर दूंगी तो तुम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे, तुम्हारे बीवी बच्चे मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, इसलिए जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। लड़का कहता है ऐसा कैसे हो सकता है। तभी एक कमरे में से एक लड़का अपना मोबाइल लेकर के आता है और उसे मोबाइल में वीडियो दिखाता है। वीडियो देखकर दुष्यंत शर्मा डर जाते हैं। वाकई में उनकी जो वो संबंध बना रहे थे ऐसी एक वल्गर वीडियो उन्होंने कैप्चर कर ली थी, यानी रिकॉर्ड कर ली थी। लड़के का नाम होता है दीक्षांत कामरा, जो लिव इन रिलेशनशिप में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रह रहा था, जबकि रहने वाला वो मुंबई का था। अब उनसे कहा, उस लड़के के हाथ और पैर दोनों बांध दिए जाते हैं और उससे कहा जाता है कि अपने घर वालों को बोलो और 10 लाख रुपए का इंतज़ाम करो। वो कहता है इतनी बड़ी रकम मेरे घर वाले नहीं ला पाएंगे, तो मुझे छोड़ दो, मैं गलत जगह फंस गया हूँ, तुमने गलत इंसान को बंदी बना लिया है, मैं गलती से यहाँ आ गया हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझे यहाँ से जाने दो। वो कहते हैं कि नहीं, पैसे तो तुम्हें देने ही होंगे, ऐसे अगर हम सबको छोड़ने लगे तो हम कमाएंगे खाएंगे क्या। अब लड़का गिड़गिड़ाने लगता है लेकिन वो लोग नहीं मानते। तभी उसका एक दोस्त और होता है लक्ष्य वालिया करके, वो भी वहाँ आ जाता है। दीक्षांत कामरा तो वहाँ पर था ही साथ अब जो लक्ष्य वालिया होता है वो भी वहाँ आ जाता है और लड़के के साथ मारपीट करना शुरू कर देते हैं। अब लड़का घबरा कर अपने पिता राजेश्वर शर्मा को फ़ोन करता है और कहता है कि पापा मैं ऐसे ऐसे किडनैप कर लिया गया हूँ, ये लोग मुझे मार डालेंगे, मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दो। अब जो राजेश्वर शर्मा थे उनका वो इकलौता बेटा था, क्योंकि एक जो बेटा था उसकी बहुत साल पहले ही एक दुर्घटना में मौत हो गई थी। अब इकलौता बेटा बचा और उसके लिए भी ये सुनने को मिले तो पिता घबरा जाते हैं। कहते हैं लेकिन इतनी बड़ी रकम का इंतज़ाम मैं इतनी जल्दी कैसे करूँगा। तकरीबन रात के 10 साढ़े 10 का समय हो चुका था, लेकिन वो कहता है कि कैसे भी करके आप रकम का इंतज़ाम करके मेरे अकाउंट में डलवा दो। उसके पिता जैसे तैसे करके 10 लाख रुपए अपने बेटे दुष्यंत शर्मा के अकाउंट में डलवा देते हैं। लड़की उससे उसका पिन लेती है और अपने खाते में पैसे ट्रांसफ़र कर लेती है। लेकिन अब लड़की बोलती है कि इसने तो सारी सच्चाई जान ली, इसने तो तुम दोनों को भी देख लिया और ये हमारी सच्चाई जान चुका है, ये बाहर जाएगा तो ये हमारी पोल खोल देगा और हम इस धंधे को आगे चला ही नहीं सकते। तो क्या किया जाए, इसे रास्ते से हटा दो। अब पैसे तो उनके पास आ ही चुके थे, उसका ज़िंदा रहने का कोई काम भी नहीं था, तो वो कोशिश करते हैं, तकिए से सबसे पहले उसका गला दबाने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो उनके काबू में नहीं आता और वो नाकाम हो जाती है। उसके बाद गला दबाने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो अकेला इतनी ताबड़तोड़ कोशिश करता है कि वो गला दबाने में भी नाकाम होते हैं। अंत में वो एक धारदार हथियार लाते हैं और उसके ऊपर कम से कम 11 से 12 वार किए जाते हैं। जब वार किए जाते हैं, जब उसकी मौत हो जाती है तो उसे एक सूटकेस में डाला जाता है और आमेर के किले की पहाड़ियों के पास एक मंदिर है, वहाँ ले जा कर के उसे फेंक दिया जाता है।
फेंक दिया जाता है। अब 4 मई 2018 के करीबन उसकी लाश मिलती है। तो लाश जब मिलती है तो लोग घबरा जाते हैं। जो उसके पिता होते हैं राजेश्वर शर्मा, वो रो रो कर कह रहे होते थे कि एक बेटा मैं पहले ही खो चुका था, दूसरा बेटा भी मेरा चला गया। अब जब उनके मोबाइल की सीडीआर निकलवाई जाती है तो पता चलता है कि उसकी लोकेशन गांधीनगर थी। जब सीडीआर में देखा जाता है कि लगातार जिस लड़की से चैटिंग हो रही थी उसे पकड़ा जाता है, प्रिया सेठ को उठाया जाता है। अब मैं आपको प्रिया सेठ का एक बार बैकग्राउंड बता दूं कि आखिर ये लड़की कौन थी। जो प्रिया सेठ है, ये राजस्थान का एक जिला लगता है पाली, वहाँ का एक इलाका है फालना। फालना में जो ये लड़की थी, इसके जो दादाजी थे वो प्रिंसिपल थे वहीं के स्कूल में। जो इसके पिता थे वो भी फालना के ही एक स्कूल में लेक्चरर थे, और जो इनकी माता थी वो एक शिक्षिका थी। जो ये लड़की थी प्रिया सेठ, ये पढ़ने में काफ़ी अच्छी थी। 10वीं में इसने 82% हाई स्कूल में प्राप्त किए थे। इसके बाद 12th में भी इसने 78% प्राप्त किए। तो इसकी माँ ने बोला कि बेटा तुम्हें भी परिवार के और सदस्यों की तरह कुछ ना कुछ बनना है, इसके लिए हम तुम्हें जयपुर भेज रहे हैं, लेकिन पढ़ाई पर इतना फोकस करना कि तुम एक अच्छी नौकरी हासिल कर सको। जैसा कि परिवार के लोग पहले से ही शिक्षित थे, दादाजी प्रिंसिपल, पिताजी लेक्चरर, माँ शिक्षिका, यहाँ तक कि जो उसके फूफा थे वो भी लेक्चरर थे। अब लड़की पर एक तरह से दबाव था कि उसे पढ़ाई पर ध्यान देना है। कुछ टाइम तक तो वो रिश्तेदारों के यहाँ रहती है, लेकिन कुछ समय बाद वो एक पीजी में कमरा ले लेती है, वहाँ रहने लगती है। अब जो लड़की होती है उसे जयपुर की चकाचौंध बहाने लगती है। अब उसके शौक़ बढ़ने लगते हैं, उसकी ख्वाहिशात बढ़ने लगती है, पहनने ओढ़ने का तरीका बढ़ने लगता है। उसके लिए वो क्या करे, तो वो सोचती है क्यों ना मैं एक पार्ट टाइम जॉब कर लूँ। वो इश्तिहार देखती है और एक इश्तिहार के ज़रिए एक जगह पर जॉब ज्वाइन कर लेती है, लेकिन वो समझ नहीं पाती कि जो जॉब उसने ज्वाइन की है वो एक दलदल था। अब वो जॉब ज्वाइन कर लेती है और वो जहाँ रिसेप्शन की काम किया करती थी वहाँ पर लड़कियाँ आती थी जाती थी। कुछ समय बाद पता चलता है कि वहाँ पर लड़कियों से गलत काम करवाए जाते हैं, वेश्यावृत्ति का कार्य होता है। लेकिन वो लड़की वहाँ से निकलती नहीं है, बल्कि सोचती है कि इस जगह पर तो अच्छा खासा पैसा है, तो वो अपने साथ की कॉलेज की लड़कियों को भी वहाँ लाना शुरू करती है कि कुछ समय का बात है, कुछ समय तुम्हें देना होगा, अच्छी खासी तुम्हें रकम मिलेगी और तुम अपने और वो अपने। तो लड़कियां भी उसका कहना मान कर वहाँ पर आने लगती हैं। कुछ समय बाद लड़की सोचती है कि ऐसे तो हम अपना खुद का ही बिजनेस डाल लें, हम इनके यहाँ पर काम क्यों करें। वो एक साइट बनाती है जिसमें 5-6 लड़कियों को और ऐड करती है। उन लड़कियों का काम था कि अच्छे अच्छे घर के लड़कों को अपने प्रेम जाल में फंसाएं, उनके साथ रात बिताएं और अच्छा खासा पैसा वसूल लें। अब उनसे उन्हें अच्छी खासी आमदनी होने लगती है, 4,000, 5,000, 3,000, 2,000। धीरे धीरे ये सिलसिला चलने लगता है। लेकिन एक दिन वो लड़की प्रिया सेठ सोचती है कि अगर ऐसे ही करते रहे तो मैं जितनी जल्दी अमीर बनने का ख्वाब देख रही हूँ वो तो कभी पूरा होगा ही नहीं। इसके लिए उसका जो बॉयफ्रेंड होता है उसका नाम होता है दीक्षांत कामरा, वो उसके साथ लिव इन में रहा करती थी। वो रहने वाला तो मुंबई का था, लेकिन अपनी जीएफ के साथ यानी गर्लफ्रेंड के साथ वहीं पर आकर रहने लगता है। वो दोनों सोचते हैं कि हमें अमीर होना है तो उसके लिए कोई शॉर्टकट अपनाना होगा। उसके लिए अब उन्होंने ये करना शुरू किया कि बड़े बड़े बिजनेसमैनों को ढूंढा जाता था, अपने जिस्म का कुछ हिस्सा दिखाया जाता था, उन्हें फंसाया जाता था और अगर वो फंस जाते थे तो उन्हें बुलाया जाता था, बुला करके उनकी वीडियो बनाई जाती थी और उन्हें ब्लैकमेल करके अच्छी खासी मोटी रकम वसूल कर ली जाती थी। ऐसे करते करते कुछ ही समय में उसने 1,75,00,000 की रकम अपने अकाउंट में वसूल ली थी। अब ऐसे ही जो ये लड़का होता है दुष्यंत शर्मा, वो उनके जाल में फंस जाता है। लेकिन ये लड़का दिखाता तो करोड़पति है, लेकिन ये एक मामूली से घर का होता है जिसे अपनी जान देनी पड़ती है। इसमें राजेश्वर जी कहते हैं कि एक बेटा मैं पहले खो चुका था, दूसरा बेटा ऐसे गलत रास्तों की वजह से चला गया। तो इसके बाद उसे प्रिया सेठ को
दिशांत कामरा को और उसके दोस्त लक्ष्य वालिया को अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन जब वो लड़की जा रही होती है तो भी मुस्कुराते हुए जाती है। जब पुलिस उसे अरेस्ट करती है उससे कोई शर्मिंदगी नहीं होती। जब एक जो रिपोर्टर होता है उससे पूछता है कि तुम्हें कोई शर्मिंदगी नहीं है जो तुमने किया, तो वो कहती है कैसे शर्मिंदगी, मैं अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीना चाहती थी और मैंने अपने तरीके से जी ली। कुछ समय बाद मैं वापस आ जाऊंगी तो मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है। जो लड़की थी वो पहले भी 3 बार जेल जा चुकी थी। 3 बार, एक बार उसने किसी के ऊपर झूठा रेप का केस लगाया था। जब वो केस में पकड़ी गई कि इसने झूठा मुकदमा दर्ज कराया, तब भी वो जेल गई थी। ऐसे ही कुछ मामलों में वो 3 बार जेल जा चुकी थी। और इसी के साथ ही जब वो हाई कोर्ट में अब की बार कत्ल करने के बाद जब सुप्रीम कोर्ट में अपनी अर्जी दायर करती है कि मुझे जमानत चाहिए बाहर जाने के लिए, तो उसकी जज जमानत नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि ऐसी लड़की को बाहर का वातावरण ख़राब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए उसकी ज़मानत खारिज कर दी जाती है। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना, दुखी करना या आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है कि आजकल सोशल मीडिया की झूठी दुनिया से बाहर निकले, घर देखें, परिवार देखें। कभी कभी जो दिखाया जाता है दरअसल वो सच नहीं होता, और अगर आप उसके झांसे में अगर पड़ते जाएंगे तो एक दिन कुछ ना कुछ दुर्घटना आपका इंतज़ार कर रही होगी और आपको अपने अंदर निगल लेगी। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।